हाय एवरीवन। जो आप लोगों का टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग अब हम टॉप 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो नंबर 1 एमसीक्यू है, नंबर 1 क्वेश्चन है, वो है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन कि जो मेटालिक वायर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इट्स लेंथ, इट्स थिकनेस, इट्स शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल। सो द राइट आंसर इज नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है मेटालिक वायर की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। Question number 2 is two devices are connected between 2 points, say A and B, in parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 point is कि आपके पास क्या है, दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, आपके पास 2 डिवाइसेस हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में जब कनेक्टेड होंगी तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में कौन सी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहेगी। अगर हम बात करें पैरेलल की तो पैरेलल में जो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है वो रहेगी वोल्टेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी, वोल्टेज। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन। जो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वो क्या रहेगा, इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है हमारा किलोवाट आवर, राइट। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। Next question is, what is the relation between resistance and current? So the relation between resistance and current is they are inversely proportional to each other. Okay, they both are inversely proportional to each other. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल। अगर हम करंट को डबल कर देंगे तो कितनी हीट जो है वो हमारी प्रोड्यूस्ड होगी, तो हीट हमारी प्रोड्यूस्ड होगी 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, राइट, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, कि वोल्टेज को हम इनमें से किस ऑप्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का हमारा है वर्क डन अपॉन करंट, ठीक है, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट होम व्हाट काइंड ऑफ अप्लायंस शुड वन परचेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है वो कम हो तो किस काइंड का अप्लायंस जो है वो परचेज करना चाहेंगे, वो रहेगा वन विच ड्रॉज लो पावर, ठीक है। जो वो अप्लायंस जो कम से कम पावर को ड्रॉ करेगा वो अप्लायंस हम परचेज करेंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव if n resistor each of resistance R are connected in parallel combination then their equivalent resistance is। अगर हम n resistance को, जिनकी resistance R है, अगर हम उनको parallel में connect करेंगे तो जो equivalent resistance होगी वो किसके equal होगी, वो होगी हमारी R upon n के equal, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा मटेरियल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, ठीक है। एम्पेयर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। Which device is used to measure the potential difference between 2 points in electric circuit? So to measure the potential difference between the 2 points, device which we used is voltmeter. Okay, voltmeter is used to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit. Okay, next we have which of the following is a source of direct current. So the source of direct current is solar cell. Next is which law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। अगर हम बात करें लॉज की तो इनमें से कौन सा लॉ है वो बताता है कि जो करंट एक कंडक्टर से फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो वी नो दैट ये जो लॉ है ये किसने दिया था, ये दिया था हमें ओम्स लॉ ने, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देन V इज इक्वल टू IR, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटा के हमने R रेजिस्टेंस यूज किया था। तो इट्स जो ये लॉ स्टेट करता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वो रहेगा हमारा ओम्स लॉ, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर आप बात करें एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इनमें से कौन सा मटेरियल जो है, कौन सा फिलामेंट जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो वो रहेगा हमारा टंगस्टन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी है JKSSB में। तो कौन सा मटेरियल है वो रहेगा हमारा टंगस्टन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जो है वो रहेगा हमारा वॉट। विच ऑफ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इनकी टाइप में ओपन सर्किट भी आता है, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट भी आता है एंड सीरीज सर्किट भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर। अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा। सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है हमारे पास 0, ठीक है, so 0 is the right answer. Next is which of the following device converts electrical energy into mechanical energy। अगर हम बात करें डिवाइस की कि वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो रहेगा हमारा मोटर। ठीक है, वो रहेगा हमारा मोटर। एंड इसी का अपोजिट काम कौन करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा जनरेटर। ठीक है, मोटर का ही अपोजिट क्या है, जनरेटर है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो रहेगा हमारे पास ओम। ठीक है, वो रहेगा ओम। एंड कंडक्टेंस जो रहेगा, कंडक्टेंस का यूनिट रहेगा मो। ठीक है, कंडक्टेंस का यूनिट रहेगा मो। ओके, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सर्किट हैज़ ओनली वन पाथ फॉर ए करंट टू फ्लो। इनमें से कौन सा सर्किट है जिसमें सिर्फ सिंगल वन पाथ रहता है करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, वो रहेगा हमारा सीरीज सर्किट। अगर जैसे ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है किसमें, सीरीज में, तो इस सर्किट में क्या होगा, जो करंट रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिंगल रहेगी इलेक्ट्रिक करंट। अगर पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, जो करंट है वो क्या हो जाती है, डिवाइड होती है। ठीक है, डिवाइड होगी। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव करंट। सो द राइट आंसर इज फ्यूज। फ्यूज को ही हम यूज करते हैं अपने पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं अपने वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए। तो ये हमें पता है, वो ट्रांसफार्मर को ही हम यूज करते हैं वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमने बात की पहले एक कंडक्टर की, तो वो कॉपर है। अगर हम गुड इंसुलेटर की बात करें तो वो हमारा क्या है, ग्लास है। ओके, नेक्स्ट इज द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए सबसे सूटेबल मटेरियल कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, वो रहेगा हमारा सॉफ्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मटेरियल जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। सो द राइट आंसर इज ब्रास। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट। जैसे एक कोई कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है, जब वो करंट कैरी करेगा देन व्हाट विल हैपन। सो देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से करंट पास हुई तो होगा क्या, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इसके अराउंड में प्रोड्यूस्ड होंगी। नेक्स्ट इज अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अगर हम एक बार मैग्नेट के साउथ पोल पे कंपास को प्लॉट करते हैं, सो द पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास विल पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट इज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम बात करें टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन की, तो जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो द राइट आंसर इज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इज
the magnetic field inside a long straight solenoid carrying current is the same at all points. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू Faraday's law के अकॉर्डिंग EMF stands for what? EMF stands for electromotive force. EMF stands for electromotive force. ओके. नेक्स्ट इज द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज मस्ट हैव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो फ्यूज बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है उसमें क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके. नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCCB इज, अगर हम बात करें MCCB फुल फॉर्म की, next is the full form of MCCB is molded case circuit breaker, right? So the full form of MCCB is molded case circuit breaker. Okay. Next is which protective device will not operate due to overcurrent. Overcurrent की वजह से कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो ऑपरेट नहीं करता? सो द आंसर इज ELCB. ओके. नेक्स्ट इज वेयर इज फील्ड वाइंडिंग माउंटेड इन अ DC मशीन. अगर हम DC मशीन की बात करें तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किस पे माउंट होती है? वो रहेगी हमारी स्टार्टर पे. तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर ब्रशेज इन DC मशीन. अगर हम DC मशीन की बात करें तो कौन से मटेरियल यूज किया जाता है ब्रशेज के लिए? तो वो रहेगा हमारा कार्बन. ठीक है, आपने ये याद रखना है कि DC मशीन में जो ब्रशेज के लिए मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा मटेरियल है? वो है हमारा कार्बन का मटेरियल. ओके. नेक्स्ट इज इफ अ DC मोटर इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई. अगर हम बात करें कि जैसे ये एक DC मोटर है और अगर हम इसको AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है वो बर्न हो जाएगा. ठीक है, DC अगर मोटर है तो उसमें अगर हम AC सप्लाई दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो मोटर है वो क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी. तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द आर्मेचर ऑफ DC मोटर इज लैमिनेटेड टू. जो DC मोटर की अगर मैं बात करूं तो DC मोटर में आर्मेचर है, आर्मेचर रहता है. आर्मेचर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं? आर्मेचर को लैमिनेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एडी करंट लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम DC मोटर को लैमिनेट करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है अगर मैं JK SSB की बात करूं. नेक्स्ट इज इन अ DC जनरेटर द रिपल्स इन द डायरेक्ट EMF generated can be reduced by using carbon brushes of superior quality. So the option C is the right answer. Next is the drop in the voltage for which of the following type of brush can be expected to be least. सबसे कम जो ड्रॉप इन वोल्टेज है इनमें से किस टाइप के ब्रश में सबसे कम देखा गया है? तो वो है मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस. वो रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन C में, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड कम्यूटेशन. अगर मैं बात करूं कि जो गुड कम्यूटेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है तो वो है कि ब्रशेज जो है एक प्रॉपर ग्रेड के होने चाहिए, साइज के होने चाहिए, मटेरियल के होने चाहिए एंड दे रन स्मूथली इन होल्डर्स एंड कॉन्सेंट्रिक कम्यूटेटर प्रॉपरली अंडरकट. नेक्स्ट इज वाई आर द DC मोटर प्रेफर्ड फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन. अगर मैं बात करूं ट्रैक्शन एप्लीकेशन की तो हम DC मोटर ज़्यादा प्रेफर्ड क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क. कि जो स्पीड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टॉर्क के. एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट. सो द ऑप्शन D इज द राइट आंसर. Which of the following load application normally needs starting torque more than a rated torque? ये जो आपको एप्लीकेशंस दी गई हैं, ठीक है ना, आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें पूछा गया है कि नॉर्मली स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रेटेड टॉर्क से किस एप्लीकेशन में, इनमें से किस ऑप्शन में जो है वो ज़्यादा रहती है? वो रहेंगे हमारे कन्वेयर्स में, कि कन्वेयर को जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू दी रेटेड टॉर्क. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज टू ड्राइव द रोटरी कंप्रेसर. रोटरी कंप्रेसर के लिए किस टाइप की मोटर जो है उसको यूज किया जाता है? तो द राइट आंसर इज सिंक्रोनस मोटर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द स्टार्टर.
अगर मैं बात करूं स्टार्टर की, तो जो स्पीड रहती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, वो रहेगी हमारी सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, synchronous speed. So the right answer is B option. Next is flux produced in the motor of the three-phase induction motor. So here the right answer is induction principle. Next is what is the basic difference between starter and rotor core? What is the difference between starter and rotor core? So the starter core has a slot on its inner periphery. Okay. Next is what is the role of end ring or slip ring in the three phase induction machine? अगर मैं थ्री फेज इंडक्शन मशीन की बात करूं तो उसमें हमारे पास एक एंड रिंग और यू कैन से दैट स्लिप रिंग रहती है विद ब्रशेस कि, तो उसका जो है वो रोल क्या है, उसका रोल ये है टू क्लोज द रोटर सर्किट। जो रोटर सर्किट रहता है हमारा मशीन में उसको क्लोज करने का काम जो है वो इन रिंग्स का रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कंपेयर टू दी स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर? अगर मैं यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कंपेयर करूँ स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर से, तो उसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज जो हैं जैसे वो प्रोड्यूस कर सकता है वेरिएबल स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, then it can limit starting current, then slip power recovery is possible. So all of these is the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ रेडियो वेव्स वाज डन बाय, जो रेडियो वेव्स की मैथमेटिकल प्रेडिक्शन की थी वो किसने की थी, वो की थी ऑप्शन डी मैक्सवेल ने। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ रेडियो वेव आर what are they perpendicular to each other or perpendicular to the direction of propagation? So both A and B are the right answer. Next we have the speed of radio wave in free space. Important speed जो है रेडियो वेव की फ्री स्पेस में कितनी है, वो रहेगी हमारी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेडियो वेव्स वुड स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट ऑफ a flat metallic surface of the right size. Okay, next we have radio waves sometimes bend around the corner due to what? Due to diffraction. diffraction की वजह से रेडियो वेव जो है वो थोड़ी कॉर्नर से क्या कर देती है, बेंड हो जाती है। Next is which of the following is the phenomena caused when radio waves travel in two or more paths during propagation and produce slowly changing phase difference between signals? So the right answer is option B, fading. Next is high frequency long distance propagation. जो हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपगेशन जो है वो मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपगेशन जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फार एंड ऑफ द ग्राउंड वेव टू द नियरेस्ट पॉइंट वेयर द स्काई वेव रिटर्न्स टू अर्थ कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्किप जोन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि इनमें से कौन से जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करूं तो रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर आती है, लाइट वेव भी आती है, एंड जो गामा वेव्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती हैं। सो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द रेडियो वेव्स वर डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय हार्ट्स। नेक्स्ट इज मॉड्यूलेशन इज डन इन, मॉड्यूलेशन जैसे हमारे पास एक रहता है ट्रांसमीटर, राइट, एक रहता है हमारे पास रिसीवर। अगर मैं बात करूं मॉड्यूलेशन की तो मॉड्यूलेशन हमारी ट्रांसमीटर साइड में होती है एंड रिसीवर साइड पे हमारी क्या रहेगी, डी मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट इज इन अ ट्रांसमीटर डैश ऑसिलेटर इज यूज। ट्रांसमीटर में कौन सा ऑसिलेटर यूज किया जाता है, ट्रांसमीटर में क्रिस्टल ऑसिलेटर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इन इंडिया डैश मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कौन सा हमारा, सो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंडविथ इज डैश दी ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो वो रहेगा ट्वाइस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ रहती है वो ट्वाइस दी ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द डैश ऑफ कैरियर इज वैरिड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। सो द राइट आंसर इज एम्पलीट्यूड। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज
varied according to the strength of the signal. Next we have overmodulation occur when signal amplitude is greater than carrier amplitude. नेक्स्ट वी हैव इन एन AM वेव, अगर मैं AM वेव की बात करूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पावर है वो किस में है, वो रहेगी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पावर इज इन कैरियर. ओके, next is at 100% modulation the power in each side band is dash of that of carrier, so the right answer is 25%. next is over modulation result in what? Over modulation results in डिस्टॉर्शन. ओके, ओवर मॉड्यूलेशन से क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्शन हो जाएगी सिग्नल में. नेक्स्ट इज इफ मॉड्यूलेशन इज 100% देन सिग्नल एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू कैरियर एम्पलीट्यूड. अगर मॉड्यूलेशन हमारी 100% है, 100% का मतलब कि जो सिग्नल एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? वो कैरियर एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया. Okay, next is as the modulation level is increased, जैसे जैसे modulation level increase होगा the carrier power remains the same. next is demodulation is done in radio receiver. ये मैंने already discuss किया है कि modulation transmitter side होगा and the demodulation होगा हमारा receiver side पे. okay, next MCQ is a high Q tuned circuit will permit an amplifier to have dash. To have what? वो रहेगा हमारा to have high selectivity. ठीक है. next is in radio transmission the medium of the transmission is, in radio transmission में जो transmission का medium है वो क्या रहेगा? radio transmission में medium रहेगा हमारा space, so the option 1 is the right answer. next is if level of modulation is increased, अगर हम level of modulation को increase करते हैं तो कौन सी पावर जो है वो increased होगी? तो वो रहेगी हमारी side band की पावर जो है वो increased होगी, so the right option is option 2. next we have 74th is in TV transmission picture signal is dash modulated. TV transmission में picture signal जो है वो कौन सी modulated रहती है? वो रहेगी हमारी amplitude modulation. okay, then in radio receiver noise is generally developed at what? is generally developed at RF stage. next is man-made noise are dash variation. so man-made noise है, they are amplitude variation, so the option first is the right answer. next is the signal voltage induced in the aerial of a radio receiver is of the order of microvolt, so the option 2 is the right answer. next we have super heterodyne principle refers to what? it refers to obtaining lower fixed intermediate frequency, so the option 3rd is the right answer. next we have if a radio receiver amplifies ऑल सिग्नल फ्रीक्वेंसी इक्वल वेल, अगर रेडियो रिसीवर जो हैं वो सभी सिग्नल फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करते हैं इक्वली वेल, देन इट इज सेड टू हैव व्हाट? इट इज सेड टू हैव हाई फिडेलिटी. ओके, next we have most of the amplification in a super heterodyne receiver occurs at dash state, so they occurs at IF stage. okay, intermediate frequency stage. next we have the letters AVC stand for what? so AVC stands for automatic volume control, so option 3rd is the right answer. next we have the super heterodyne principle provides selectivity at what stage? so it provides selectivity at IF stage. okay, next we have in super heterodyne receiver the input at mixer stage is RF and local oscillator signal. okay, next we have the major advantage of FM over AM. अगर मैं FM and AM की बात करूँ तो FM की AM के ऊपर क्या advantages हैं, तो वो उसका correct answer रहेगा रिसेप्शन इज लेस नॉइजी इन FM, के रिसेप्शन के साइड पे जो नॉइज जो होगा वो कम रहेगा FM में एज कम्पेयर टू AM. ओके, then next we have when the modulating signal controls the frequency of the carrier. अगर मैं बात करूँ modulating signal की, जब वो frequency of the carrier को control करेगा then we get frequency modulation. okay, हमें पता है, हमने अपने lectures में study किया था AM FM एंड PM के बारे में, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन करके पूछा है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है जब वो कंट्रोल करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर को देन वी गेट frequency modulation. next is modulation refers to a low frequency signal controlling the maybe
एनी ऑफ द अबव, ठीक है। जो मॉड्यूलेशन है इट रेफर्स टू लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंट्रोलिंग द एम्पलीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ द कैरियर। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ फेरेट एंटीना इज टू इंक्रीज द क्यू ऑफ ट्यून्ड सिग्नल। ओके, जो फेरेट एंटीना है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो क्यू रहता है ट्यून्ड सर्किट को उसको इंक्रीज करना। Next is in a radio receiver we generally use dash oscillator as a local oscillator। रेडियो रिसीवर में हम कौन से ऑसिलेटर को यूज करते हैं एज ए लोकल ऑसिलेटर, तो वो आ जाएगा हमारा हार्टले ऑसिलेटर को। ओके, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन फ्रॉम एंटीना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी ओवर ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्टिविटी। अगर मैं बात करूं डायरेक्टिविटी की तो राइट आंसर इसका क्या है, डायरेक्टिविटी, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी रेडिएशंस को डायरेक्ट करता है वो रहेगा हमारा, उसको कहेंगे डायरेक्टिविटी। सो डायरेक्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो इसमें ये है कि the ratio of radiation intensity in a given direction from antenna to radiation intensity over all direction। ओके, डायरेक्टिविटी क्या होती है हमारी, डायरेक्टिविटी मीन्स कि रेशियो किसकी, एक रेडिएशन इंटेंसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टू दी ओवरऑल डायरेक्शन में जो उसकी इंटेंसिटी रहती है उसको कहेंगे हम डायरेक्टिविटी। नेक्स्ट इज एंटीना कन्वर्ट्स व्हाट, एंटीना कन्वर्ट्स फोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स टू फोटॉन बोथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंटीनाज आर ऑफ डैश टाइप। ओके, एंटीनाज जो हैं वो इनफाइनाइट टाइप्स के रहते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, टाइम चेंजेस करंट रेडिएट्स एंड एक्सिलरेटेड चार्जेस रेडिएट, सो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव रेडिएशन पैटर्न इज डैश डायमेंशनल क्वांटिटी। अगर मैं रेडिएशन पैटर्न की बात करूं तो वो हमेशा रहेगी 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। एंड 93 क्वेश्चन इज 1 स्टेरेडियन is equals to dash square degree, so the right answer is 3283। next is microwave frequency range is above 200 megahertz, option C is the right answer। then we have next question, यागी उड़ा एंटीना कंसिस्ट ऑफ व्हाट। यागी उड़ा एंटीना आपने पढ़ा होगा तो उसमें फोल्डेड डायपोल भी है, रिफ्लेक्टर भी है एंड डायरेक्टर्स भी रहते हैं, सो द option D is the right answer। next we have the radiation resistance of folded dipole of equal radii is 292 ohm, so option B is the right answer। next we have the helix is having the geometry of straight wire, circle, cylinder, so the right answer is all of the above। okay, next question is the radiation pattern of helix in axial mode is unidirectional, option B is the right answer। then question 99 is what does AGC stands for, full form of AGC is what, so full form of AGC is automatic gain control। okay, so our 100th question, last question is how can the noise be reduced in AM signal। अगर हम बात करें AM सिग्नल की तो उसमें हम नॉइज को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो स्टूडेंट ये थे हमारे टॉप 100 MCQs आपके टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट को लेके। अगर आपको इस MCQs की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।